हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके। जो बेटा कल का टॉपिक खत्म हुआ था, उसके बाद अब जो नया टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इनकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी कहानी है और बिल्कुल नॉर्मल सा है। अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट साथ साथ बनाते रहिए। और मेरा नाम है हंसराज चौहान, ये आपको मालूम ही है। अब देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन दोनों को बेटा एक साथ साथ पढ़ना है, कुछ हार्ड नहीं है, ध्यान से सुनो। सबसे जो पहला पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो आता है बेटा स्टेट। अगर स्टेट की बात की जाए या फिर मैं बोलूं बेटा इसकी फेज, जो भी आप बोलो जैसा अच्छा लगे वैसे बोलो, कि अगर बात की जाए हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इन दोनों की जो स्टेट है या फेज है वो कैसी है। अगर बात की जाए बेटा फेज की, कोई भी कंपाउंड है इसके फेजेस की बात की जाए तो जो फेजेस है ये डिपेंड किस पे करती है, मोलर मास पे। कि भाई अगर बात की जाए मोलर मास की, तो मोलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फेज में क्या होगा बेटा, चेंज होगा। आप इतना समझिए। देखिए बेटा, अगर बात की जाए स्टेट की, आपने पढ़ा होगा कि मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से सुनना, सिर्फ एक लाइन है और यहां से समझ में आएगा। देखो बेटा, आपने पढ़ा होगा कि मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। भाई अगर मोलर मास बढ़ेगा तो बेटा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ध्यान से सुना सब। अगर मोलर मास बढ़ रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इसका मतलब ध्यान से सुनना। अब इनिशियल क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कंडीशन में आपने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो सॉलिड की कंडीशन में आप बोलते थे कि सर इंटर दो एटम के बीच या दो मॉलिक्यूल के बीच या दो आयन के बीच इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो बेटा, बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। लिक्विड की अगर बात की जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या हो, कम, और गैसेस की कंडीशन में क्या हो बेटा, ज्यादा, वो लिक्विड होता है। और सर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं, तो वो क्या होता है बेटा, आपका गैस। यानी कि अगर बात की जाए तो सर यहां से ये बेटा जो फेज, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसकी जो फेज है वो गैस से कहां जाएगी बेटा, लिक्विड में, और लिक्विड के बाद किस में जाएगी, सॉलिड में। गैस से लिक्विड और लिक्विड के बाद देन किस में जाएगी बेटा, सॉलिड में। ये छोटी सी कहानी है। इसका मतलब ये है कि सर जितने भी लोअर हेलो एल्केन है उनकी जो फेज है वो कैसे होगी बेटा, गैसेस फेज, और जैसे जैसे हायर की तरफ मूवमेंट करेगा वैसे वैसे इनकी फेज लिक्विड से कहां चली जाएगी बेटा, सॉलिड में। देखिए, तो यहां से क्या समझ में आता है कि सर ऑल लोअर हेलो एल्केन एल्केन्स आर all lower halo alkenes are in gas phase। कि जितने भी बेटा लोअर हेलो एल्केन है वो किस में मिलेंगे, गैसेस फेज में। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा CH3Cl, यहाँ पे लिखा सर CH3Br, बेटा यहाँ पे लिखा C2H5Cl, ये सभी किस में मिलेंगे, गैसेस फेज में। अब जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा और वैसे वैसे इसका जो फेज होगा वो किस में आएगा बेटा, लिक्विड, और लिक्विड के बाद किस में चला जाएगा, सॉलिड में। जो हायर हेलो एल्केन है, हायर हेलो एल्केन, ये किस में मिलेंगे बेटा, या तो मिलेंगे सर लिक्विड में, या तो किस में मिलेंगे बेटा, लिक्विड में, और या फिर किस में मिलेंगे, सॉलिड में। क्लियर, ये छोटी सी कहानी है। अब यहां से अगर बात की जाए तो सर ये तो हेलो एल्केन की कहानी है, लेकिन अगर हेलो एरिन की बात की जाए तो जो हेलो एरिन है, अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना कि जो हमारे पास हेलो एरिन है, क्या बेटा, हेलो एरिन, ये हेलो एरिन की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, C6H5, और यहाँ पे कोई ना कोई हेलोजन होगा। इसमें पहले से इंडिविजुअल कार्बन कितने बेटा, 6। अब 6 कार्बन है तो सर मोलर मास क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, और मोलर मास इंक्रीज होगा तो इसकी जो फेज है वो गैस से कहां जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड के बाद किस में जाएगी, सॉलिड में। तो बेटा अगर जो आपके पास हेलो एरिन की बात की जाए तो जो हेलो एरिन है या तो किस में मिलेगा बेटा, लिक्विड में, और या फिर किस में मिलेगा, सॉलिड कंडीशन में। तो ये था बेटा आपका पहला पॉइंट, किसका, फेज का या स्टेट का। अगर फेजेस की बात की जाए तो फेज है ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, मोलर मास पे। मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल है वो गैस से कहां जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड से कहां जाएगा, सॉलिड में। जिसके आपके पास जितने भी लोअर हेलो एल्केन है वो किस में मिलेंगे बेटा, गैसेस फेज में, और जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये लिक्विड में से किस में जाएगा, सॉलिड में। और जो आपके पास हेलो एरिन है वो सभी किस में मिलती है, या तो लिक्विड फेज में, और या फिर किस में मिलती है बेटा, सॉलिड फेज में। तो ये था आपका बेटा पहला पॉइंट स्टेट का। सेकंड पॉइंट आता बेटा कलर का। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, कलर। अब देखिए,
अगर कलर के एस्पेक्ट की बात की जाए तो बेटा आप इतना याद रखना कि कोई भी कंपाउंड अगर प्योर सिचुएशन में है तो वो कैसा होगा बेटा, कलरलेस। कि अगर यहां से मैं लिखूं कि सर ऑल प्योर हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स आर कलरलेस, ऑल प्योर हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन आर कलरलेस। बस इतना से याद कीजिए कि जो भी कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास प्योर सिचुएशन में है तो वो कैसा मिलेगा बेटा, कलरलेस। लेकिन सर अगर इनको बेटा लाइट में लेके जाया जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं ब्रोमाइड की और आयोडाइड की, अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड को बेटा लाइट में रखा जाता है, लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, तो ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। अगर यहां से बात की जाए बेटा किसकी, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर shows color in presence of light, ये कहानी बेटा। कि अगर बात कीजिए कलर के एस्पेक्ट में बात करूं तो बेटा जितने भी प्योर हेलोएल्केन या हेलोएरीन वो सारे कैसे मिलेंगे, कलरलेस। लेकिन जैसे ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात की जाए, अगर इनको लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये क्या करते हैं बेटा, कलर शो करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बेटा आपका स्मेल का। थर्ड पॉइंट किसका आएगा बेटा, स्मेल। अगर स्मेल के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो स्मेल कैसी होगी बेटा, अगर मैं बात करूं जो वोलेटाइल सब्सटेंस आपके पास, उनकी जो स्मेल होगी वो कैसे होगी, स्वीट स्मेल। यानी कि मैं बात करूं जो गैसेस फेज में आपको हेलोएल्केन मिलते हैं वो कैसे होंगे, स्वीट स्मेल के। और इसके अलावा जो भी आपके पास हायर हेलोएल्केन या हेलोएरीन है उनका कोई कोई स्मेल नहीं होता, यानी कि वो ऑर्डरलेस होते हैं। तो यहां पे क्या लिखूं कि सर वोलेटाइल हेलोएल्केन्स आर हेलोएल्केन्स have sweet smell and higher haloalkane alkanes are odorless। ये कहानी बेटा। अगर स्मेल के रेस्पेक्ट की बात की जाए तो स्मेल में क्या होगा कि जो सर वोलेटाइल हेलोएल्केन है वो तो कैसे होंगे बेटा, स्वीट स्मेल के। लेकिन अगर बात की जाए हायर हेलोएल्केन की तो इनका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है बेटा, कोई स्मेल नहीं होता, यानी कि सर ऑर्डरलेस होते हैं। तो ये थे बेटा आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 पॉइंट। पहला था सर स्टेट का, दूसरा था बेटा कलर का, तीसरा था स्मेल का। अब चौथे पॉइंट पे बात करेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। लिख लीजिए इनको। और अगर बेटा कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो तो ये हो गए बेटा आपके 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का। देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की केस में कहानी क्या है बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। अब बेटा अगला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, अब ध्यान से सुनना। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी लिक्विड है उसको कन्वर्ट किस में करना बेटा, गैस में। ध्यान से सुनना और समझना कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो सर कोई भी आपके पास लिक्विड सब्सटेंस है, कैसा बेटा, लिक्विड सब्सटेंस है, इसको कन्वर्ट किस में करो बेटा, गैस में। अब लिक्विड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है तो यही फिनोमेना का क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। हाय। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो सर जब कोई भी मॉलिक्यूल होगा तब इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो बेटा बॉन्ड टूटेगा, तभी तो आपके पास कोई भी कंपाउंड है वो क्या होगा सर, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से कहां जाएगा बेटा, गैसेस में। ध्यान से सुनना और समझना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, एक H, दूसरा H, तीसरा H और यहाँ पे X, हेलोजन। सिमिलर में यहाँ पे लिखा 1, 2, 3 और यहाँ पे लिख दिया X। यहाँ से अगर बात की जाए तो सर ये बेटा आपके पास एक अलग से कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये बेटा, ये 2 अलग से कंपाउंड है। ये दोनों कंपाउंड क्या हो रहा है बेटा, इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे बेटा, इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है। तो अब यहां से अगर बात की जाए तो सर इनकी फेज चेंज करनी है। भाई करना क्या बेटा, फेज चेंज करना है। तो फेज चेंज करना है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटा जाएगा भाई, अगर यहां से बात करूं तो ये जो बॉन्ड है ये कैसे बेटा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड है। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन लग रहा है वो कौन सा बेटा, इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये था इंटर एटॉमिक और ये है बेटा इंटर मॉलिक्यूल। अब आपने जो लिक्विड सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या पढ़ा है कि सर 2 मॉलिक्यूल हो, 2 आयन हो, 2 कंपाउंड हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि साफ सीधे शब्दों में बोलूं तो यहाँ पे जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है बेटा,
इंटरमोलिक्यूल। कौन सा होगा बेटा? इंटरमोलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन होगा। ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा बेटा? इंटरमोलिक्यूल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा टूटेगा बेटा? इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड। ये बेटा टोटल कहानी है। अब ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा था कि सर अगर बात की जाए, ध्यान से सुनना बेटा, कि सर मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बेटा? वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। आपने पढ़ा क्या था बेटा? मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये होता है। एक सेकंड बेटा, जो मोलर मास है ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, भाई यहां से अगर मैं बोलूं कि सर मोलर मास बढ़ा तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेटा जो कंपाउंड है, अगर ये वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो सर आपके पास कंपाउंड है वो गैस से कहां जाएगा बेटा? लिक्विड में, और लिक्विड से कहां जाएगा? सॉलिड में, है ना? तो अगर इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऑफिशियली बात है सर सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड, और देन सबसे लास्ट में किसका आएगा बेटा? गैस का। यानी कि अगर यहां से बात करूं तो जो मोलर मास है वो कहां डिपेंड करेगा? तो क्या बेटा मैं इस लाइन को ये लिख सकता हूं कि सर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। कि सर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ा वैसे वैसे कंपाउंड आपका ये मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में गया, लिक्विड से कहां चला गया? सॉलिड में। तो बेटा सेम तरीके से जैसे जैसे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज, है ना? तो क्या इसको सीधा सीधा यही लिख दूं कि सर मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बॉइलिंग पॉइंट के। पहला पॉइंट ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट के केसेस में कि सर जो मोलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट के। देखिए अब सर यहां से अगर बात की जाए तो ध्यान से सुनना बेटा, पहला कॉन्सेप्ट ये है आपका कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे देखिए बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया कोई ना कोई हेलोजन। एक हेलोजन, 2 3 4 ये हेलोजन, 3 हेलोजन, 2 यहाँ पे हेलोजन। मैंने बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया नहीं है, आप खुद से वैलेंसी पूरी कर लेगा, ठीक है? अब इसको समझिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा? 5। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? 4। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा? 2। एक कार्बन का मास कितना आता है? 12। तो 2 का कितना हो गया? 24। तो सर इसका जो मोलर मास है 3 कार्बन वाले का वो 2 की कंपेरिजन में ज्यादा, और 4 वाले का 3 की कंपेरिजन में, और 5 वाले का 4 वाले की कंपेरिजन में क्या बेटा? ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कि सर जिसका मोलर मास ज्यादा, और मोलर मास ज्यादा कहां पे होगा? जहां पे नंबर ऑफ कार्बन के होंगे बेटा ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है? ए ऑप्शन का, उसके बाद बी, देन सी, और सबसे लास्ट में किसका आएगा बेटा? डी। तो ये आपका ए है, ये बी, ये सी, और ये क्या है? डी। तो सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? पहले ए, देन बी, देन सी, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? डी। यानी कि अगर बात की जाए तो सर मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहां पे यूज करना है? ये कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करना है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन आर वेरिएबल, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन आर क्या होंगे बेटा? वेरिएबल। तो सर ये कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा जहां पे क्या होगा बेटा? मोलर, क्या बोलूं, नंबर ऑफ कार्बन आर वेरिएबल, नंबर ऑफ कार्बन आर वेरिएबल, कि सर जहां पे नंबर ऑफ कार्बन में क्या होंगे बेटा? वेरिएबल, यानी कि कार्बन में क्या होगा? चेंज। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मोलर मास के, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के केस में, और दूसरा क्या आता है बेटा? कि सर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से सुनिए, समझिए चीजों को। अब ये तो कंडीशन ये थी कि सर हमारे पास जो कार्बन चेन है वो क्या बेटा? अलग अलग। भाई ये कंडीशन कब फॉलो हुई थी? जब कार्बन क्या है बेटा? अलग अलग। मान लीजिए आपके पास जो कार्बन है वो सभी कंडीशन में क्या बेटा? सेम। अब कार्बन सेम है, इसका मतलब मोलर मास भी क्या होगा बेटा? सेम। और मोलर मास सेम है तो मतलब ये कहानी किसकी आएगी? आइसोमर की। अब ध्यान से सुनना, अगर बेटा ये तो आपका केस फर्स्ट था, और ये बेटा केस सेकंड, और केस सेकंड क्या है? व्हेन नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, कि जब कार्बन की वैल्यू क्या हो बेटा? सेम। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम, कि जब कार्बन की संख्या है वो क्या हो बेटा? समान।
अब कार्बन की संख्या समान है, जैसे मतलब अगर मैं यहां से बोलूं बेटा, ध्यान से सुनना, तो सर कहानी किसकी आई बेटा, आइसोमर की, है ना। अब आइसोमर का मतलब क्या होता है कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और बेटा स्ट्रक्चर क्या होगी, अलग अलग। उस कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एंटी प्रोपोजल किसका आता है बेटा, ब्रांचिंग के। अब ध्यान से सुनना और समझना, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे 5 कार्बन की कार्बन चाहिए, 3 4 5 और यहाँ पे हेलोजन, 3 4 5 यहाँ पे हेलोजन, 4 5 और यहाँ पे हेलोजन। अब तीनों फॉर्मूले की बात की जाए तो तीनों बेटा नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ पे 5 कार्बन है, सिमिलर यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, और सभी में क्या बेटा सेम, यानी कि एक एक हेलोजन। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट किसका है, आइसोमर का। अब बेटा यहाँ पे देखिए, अगर इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका सरफेस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका सरफेस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका सरफेस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अगर आपको 2 किलो सब्जी को कढ़ाई में बनाना है या फिर 2 किलो सब्जी को किस में बनाना हो, कुकर में, तो ज्यादा जल्दी कौन सी पकेगी, जहां पे सरफेस एरिया क्या है, कम, क्योंकि कुकर का सरफेस एरिया कढ़ाई के सरफेस एरिया से क्या होता है, कम, तो कुकर में सब्जी क्या होगी, जल्दी बनेगी। इसका मतलब कुकर में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, कम। सेम कहानी यहाँ पे यूज होती है। तो बेटा इस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट एंटी प्रोपोजल किसका आएगी, ब्रांचिंग के। मतलब ये है कि सर अगर ब्रांचिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, घटेगी, और सर ब्रांचिंग घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। अगर ब्रांचिंग घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो बेटा पहले वाले की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे ब्रांचिंग सबसे कम है और ब्रांचिंग है ही नहीं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे ब्रांचिंग कितना है बेटा, 1, और यहाँ पे ब्रांचिंग कितनी है, 2। तो इस कंडीशन में जो सबसे ज्यादा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, ये ए ऑप्शन, ये बी, देन ये क्या हो गया बेटा, सी। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, ए का, उसके बाद देन बी का, और देन सबसे लास्ट में किसका आएगा, सी का। ए बी सी, ये इस तरीके से बेटा आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बेटा 2 केस आते हैं। पहली कंडीशन ये आती है कि जब नंबर ऑफ कार्बन आर वेरिएबल, कि जब कार्बन की वैल्यू क्या हो बेटा, अलग अलग, और दूसरी कंडीशन आती है नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, जब कार्बन क्या हो बेटा, सेम। अगर कार्बन आपके वेरिएबल है, यानी कि कार्बन चेन में कार्बन का चेंज है, उस कंडीशन में बेटा आपको यूज करना है मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। और अगर बेटा कार्बन की संख्या सेम है, यानी कि आइसोमर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यूज करना है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर एंटी प्रोपोजल किसके बेटा, ब्रांचिंग के। ये बेटा छोटी सी कहानी थी। ये तो था हेलोएरिन के केस में, सॉरी हेलोएल्केन के केस में। लेकिन सर अगर बात की जाए हेलोएरिन की, तो हेलोएरिन के केस में कैसे किया जाए कि सर किसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी और किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। हेलोएल्केन के केस में बेटा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों की कंडीशन क्या होती है, सेम। अब देख रहे हैं हेलोएरिन में। चलो आगे चलते हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब सर मेल्टिंग पॉइंट का केस देख रहे हैं किसमें बेटा, हेलोएरिन में। हेलोएरिन में मेल्टिंग पॉइंट का केस है। अब ध्यान से सुनना और देखना। जैसे मान लो आपको इस तरह से दे दिया जाए बेटा, यहां पे ले लीजिए CH3 एक Cl, ये दूसरा कंपाउंड आपके पास, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेटा Cl, यहाँ पे बेटा CH3 और यहाँ पे क्या दे दिया, Cl। अब इन तीनों को देखिए, यहाँ पे एक बार तो बॉइलिंग पॉइंट का केस देखना है और दूसरा किसका देखना है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का। ये दोनों केस देखने हैं, एक बार बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी बार बेटा मेल्टिंग पॉइंट। देखो ध्यान से सुनना। अगर हेलोएरिन की बात की जाए तो सर यहाँ पे इन तीन का सभी का मोलर मास सेम ही बेटा। अब यहाँ पे जो चेंज है वो चेंज किसमें है, हेलोजन की पोजीशन में। एक बार हेलोजन कहाँ पे लग रहा है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे किस पे लग रहा है, मेटा पोजीशन पे, और यहाँ पे कहाँ लगा है, पैरा पोजीशन में। तो बेटा पहली बात अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में ऑर्थो मेटा पैरा का जो मोलर मास है वो सेम है। उस हिसाब से देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी लगभग क्या आएगी बेटा, सेम, लगभग सेम आती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट के केस की, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में तो आपको याद करना है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा ऑर्थो का, उसके बाद पैरा का, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में किसका आएगा, मेटा का। अब ये बेटा आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा। दूसरा था मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे करती है बेटा, सिमेट्री पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कंपाउंड कौन सा है, पैरा वाला। भाई एक ग्रुप ऊपर है और एक ग्रुप कहाँ, बिल्कुल जस्ट नीचे। लेकिन यहाँ पे तो सिमेट्री इतनी खासी है नहीं ना, तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका आएगा बेटा, पैरा का, देन ऑर्थो का, और सबसे लास्ट में किसका आएगा बेटा, मेटा का। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में सबसे ज्यादा
जो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा किसका आएगा बेटा, पैरा का, देन ऑर्थो, और सबसे लास्ट में किसका आएगा बेटा, मेटा का। ये सर आपके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का केस है किसमें बेटा, हेलोएरिन में। इसके बाद बेटा अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है और वो आती है बेटा सोलिबिलिटी। अब ध्यान से देखना और समझना। अब देखिए बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बात कीजिए केमिस्ट्री की या मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस सब्जेक्ट में 90% तक थ्योरी एप्लीकेबल होती है, लेकिन 10% क्या होता है बेटा, एक्सेप्शन। और जो एक्सेप्शन होता है और वही क्या बन जाता है आपके लिए, रूल अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। अब ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं है, और जो जैसा नहीं होता वो वैसा दिखता है। देखो अगला जो पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो किसका बेटा, सोल्युबिलिटी का। सोल्युबिलिटी, अगर सोल्युबिलिटी की बात कीजिए तो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या सर, घोलना। भाई सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर किसी ना कोई सॉल्यूट है, उसको आप किस में डिसॉल्व करोगे, किसी न किसी सॉल्वेंट में। और अगर बात कीजिए 99% की, तो 99% केस में जो बेटा आप एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हो वो होता है आपका H2O का मॉलिक्यूल। यानी कि अब जहां पे हेलो एल्केन है, इसको डिसॉल्व किस में किया जाएगा बेटा, पानी में। अब ध्यान से सुनना और समझना सॉल्युबिलिटी का केस। अब भाई यहां से अगर बात की जाए तो हमारे पास हेलो एल्केन क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड X, ये होता है बेटा। तो सर यहाँ पे क्या लिखूं, R सिंगल बॉन्ड X। अब इसको ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि सर CH3 सिंगल बॉन्ड X, और X की जगह मान लो मैंने C लिख दिया, हो गया बेटा। सर इसको खोल के लिखूं तो बेटा बिल्कुल लिख सकता हूँ, सर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो आपको पता है कि जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा 3.0, और कार्बन का कितना होता है 2.5। तो सर अगर दोनों की कंपैरिजन करूं तो जो Cl है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इसकी जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन की तुलना में क्या बेटा, ज्यादा। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, Cl। अब Cl खींचेगा तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरफ बढ़ेगी बेटा, क्लोरीन की तरफ। तो जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। अब यहां से अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेटा देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि सर यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हुई बेटा, डाईपोल की, है ना। अब डाईपोल की हुई, इसका मतलब ये कैसा हो गया बेटा, पोलर। ध्यान से सुनना, समझना चीजों को कि भाई दिखाई ऐसे दे रहा है कि सर यहाँ पे डाईपोल है, और डाईपोल की वजह से कैसा है बेटा, पोलर। जब आप इसको घोलोगे तो घोलोगे किसमें, पानी में। अब पानी की अगर बात कीजिए तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, O एक H दूसरा H, है ना सर, H O और यहाँ पे H हो सकता है। अब यहां से अगर बात की जाए तो बेटा देखो पानी किस में होता है, लिक्विड फेज में। और लिक्विड फेज का मतलब क्या कि सर जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की कंपैरिजन में कम होगा और गैस की कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो सर हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो ये वाला है और दूसरा मॉलिक्यूल ये बेटा। आपको पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा, तो सर ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस और हाइड्रोजन पे चार्ज किसका, प्लस का। भाई यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस। तो सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहां से क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कौन सा बेटा, इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बेटा, इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है बेटा, फोन में। देखो ये बॉन्ड कौन सा बेटा, इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो ये आपने पढ़ा होगा कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनता है बेटा, फोन में। कि फोन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, और या फिर नाइट्रोजन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन। तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन के साथ क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन कहाँ रहा है, एक मॉलिक्यूल तो ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, जिसको क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बेटा। अब यहां से देखिए, अब यहां से अगर बात की जाए तो सर ये कंपाउंड यहां पे जब ये घुलेगा तो घुलेगा कब, जब भाई ये बॉन्ड को तोड़ दे। भाई अगर इसमें से तोड़ दे किसी को तो किसी ना किसी एक के साथ तो जुड़ जाएगा। भाई जैसे मान लो यहां से बॉन्ड तोड़ा तो इस पे नेगेटिव है ऑक्सीजन पे, तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन बेटा ध्यान से सुनिए कि अगर यहां से बात की जाए तो जो RX है एल्किल हैलाइड की, तो एल्किल हैलाइड के पास इतनी अमाउंट में एनर्जी नहीं होती कि ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करे, ब्रेक करे। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं कि अगर यहां से बात की जाए एल्किल हैलाइड की, R सिंगल बॉन्ड X की, यानी कि हेलो एल्केन की, तो सर हेलो एल्केन डजंट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक डाउन ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। आई कहानी समझ
यानी कि इस RX के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस बॉन्ड को यहां से तोड़ सके। अगर बॉन्ड ही नहीं तोड़ेगा तो ये जुड़ेगा भी नहीं, और अगर जुड़ेगा नहीं तो इसका मतलब घुलेगा भी तो नहीं। ध्यान से सुनना भाई, इसके पास इतना अमाउंट में एनर्जी है ही नहीं कि बॉन्ड को तोड़ सके। अगर बॉन्ड ही नहीं तोड़ेगा तो जुड़ेगा भी नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो बेटा ये इसमें घुलेगा भी नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा ये है कि सर अगर मैं यहां से लिखूं तो ये क्या लिखूं कि सर एल्किल हैलाइड डजंट हैव sufficient energy to break down oxygen to hydrogen bond, कि भैया इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। That's why alkyl halides are insoluble in water, जिसकी वजह से भैया एल्किल हैलाइड पानी में क्या होता है बेटा? घुलता ही नहीं है। अब एल्किल हैलाइड ध्यान से सुनना, एल्किल हैलाइड पोलर कंपाउंड में नहीं घुल रहा, तो इसका मतलब किसमें घुलेगा? नॉन पोलर कंपाउंड में। किसमें घुलेगा बेटा? नॉन पोलर कंपाउंड में। तो यहाँ पे क्या लिखूं कि जो सर एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X, ये क्या होगा बेटा? सोल्यूबल किसमें? नॉन पोलर कंपाउंड में। नॉन पोलर कंपाउंड। अब नॉन पोलर कंपाउंड मतलब CCl4 और बेटा बेंजीन, इस तरह से कंपाउंड में। क्लियर है? और जो इनसोल्यूबल है वो किसमें होगा कि सर एल्किल हैलाइड इनसोल्यूबल किसमें भैया? वाटर में। पोलर कंपाउंड और पोलर कंपाउंड जैसे H2O का मॉलिक्यूल। ये बेटा टोटल कहानी है यहां तक की। तो इसमें एक लाइन कहना क्या चाहता है बेटा? ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि सर एल्किल हैलाइड के पास इतनी अमाउंट में एनर्जी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके। अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा नहीं तो ये जुड़ेगा नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये घुलेगा नहीं। मतलब साफ सीधे शब्दों में बोलूं तो सर एल्किल हैलाइड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके। क्लियर है? अर्थात जो एल्किल हैलाइड है वो जल में क्या होगा बेटा? अविलय, यानी कि ध्रुवीय विलायकों में अविलय होता है और अध्रुवीय विलायकों में क्या होगा बेटा? विलय। एल्किल हैलाइड सोल्यूबल होगा किसमें? नॉन पोलर कंपाउंड। अब नॉन पोलर का मतलब क्या होगा बेटा? अध्रुवीय यौगिक। और सर ये नहीं घुलेगा, किसमें नहीं घुलेगा बेटा? ध्रुवीय यौगिकों में। तो ये था बेटा आपका सॉल्युबिलिटी का केस। ठीक है, अब अगला जो केस है वो आता है बेटा डेंसिटी का। अब डेंसिटी के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी कहानी है, समझ लेना। ठीक है, डेंसिटी की बात की जाए तो जो घनत्व है वो डेंसिटी क्या होता है? सर डेंसिटी इक्वल टू किसके बराबर बेटा? मास बाय वॉल्यूम के। और जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। देख लो, छोटी सी कहानी है और इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा है बेटा। अगला पॉइंट है बेटा